सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने जुडिशरी का जो चैप्टर है आपका लीगल स्टडीज़ का चैप्टर यूनिट 1 जो कि है जुडिशरी, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी उस टॉपिक तक पढ़ाया था। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम रिवीजन करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करे हैं ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज होता चले। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सिस्टम कैसा है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट हमें पता है एपेक्स बॉडी है। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे एपेक्स बॉडी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। और हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट जब एस्टेब्लिश हुआ था तो ये ना बिफोर कॉलोनिज्म था। बिफोर कॉलोनिज्म नहीं, आफ्टर कॉलोनिज्म ये एस्टेब्लिश हुआ। और कॉलोनिज्म से पहले फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल थे। देन अर्लियर, सबसे पहले जब हम बात करें तो अर्लियर जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब हमारे पास एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस होते थे। फिर नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 में हमने क्या किया, 33 से जजेस को 34 जजेस कर दिए। 33 से लेके 34 जजेस हमने बढ़ा दिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में, तो हाई कोर्ट्स भाई क्या है? हाई कोर्ट्स जो हैं वो स्टेट लेवल पे या ग्रुप ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं। सबसे पहले जो 4 हाई कोर्ट्स थे वो मद्रास का हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड जो नए अभी जो नए बने हैं वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को ये बने थे अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जब ये मद्रास से निकल गया था तब इसके बाद हमने सोचा कि इनके डिफरेंट कोर्ट्स भी बनाने की ज़रूरत है, तो इनके डिफरेंट कोर्ट्स को भी एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें नया जो टॉपिक है वो भी समझना है, इसलिए हम जल्दी इसको समझते हैं। ये रिवाइज करा रही हूँ। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन वाइज समझना है तो मैंने पहली वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो हर स्टेट एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। अब जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होती हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोर्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो है डिसाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं वो सिविल केसेस को देखते हैं, सेशन जजेस क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सेशन जज होते हैं। यहाँ हायरार्की है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के बाद 2 तरीके के कोर्ट्स माने जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक मेट्रोपॉलिटन लेवल पे। मेट्रोपॉलिटन पे 2 कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 2 कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोर्ट्स होते हैं सिविल साइड्स पे, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो सिविल साइट्स पे सिटी सिविल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर इश्यूज। मेट्रोपॉलिटन हमें पता ही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो कोर्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं। क्रिमिनल साइट्स पे सेशन जज कोर्ट्स, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट में तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में अलग अलग होते हैं। लोएस्ट सिविल कोर्ट्स जो हैं वो मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल और सिविल साइट्स में हम पढ़ चुके हैं। लोएस्ट कोर्ट सिविल मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं। साइलेंट फीचर्स देखते हैं। तो साइलेंट फीचर्स में देखो, हमारे कॉमन लॉ और एडवर्सरियल जो है साइलेंट फीचर्स हैं कि हमारी कंट्री कॉमन लॉ फॉलो करती है और एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो करती है। कॉमन लॉ में बात करें तो कॉमन लॉ में जजेस लीगल प्रिंसिपल्स या हम कह सकते हैं लॉज बनाते हैं। कॉमन लॉ जैसे इंडिया फॉलो करता है, ठीक है, अमेरिका फॉलो करता है। और सिविल लॉज जो रशिया, कॉन्टिनेंटल यूरोप वगैरह में और जर्मनी में चलते हैं। यहाँ पे हम कॉमन लॉ वर्सेस, ठीक है। और हमारे एडवर्सरियल में रोल ऑफ लॉयर्स थोड़े प्रोएक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक लाइन टू लाइन वाइज समझाया है मैंने। फर्स्ट पार्ट जाके देखो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो। लीगल ऑफिसर्स की बात करें तो अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में है। फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं कंट्री के, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी क्वालिफिकेशन होती है। ड्यूटीज़ की बात करें तो राइट टू ऑडियंस, राइट टू टेक पार्ट इन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में पार्ट लेना, ये सब इनके काम होते हैं। इनके साथ अटॉर्नी जनरल के साथ सॉलिसिटर जनरल प्लस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। एडवोकेट जनरल बात करें तो एडवोकेट जनरल फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं स्टेट के, अंडर आर्टिकल 165 इनके बारे में बताया हुआ है। ये लीगल एडवाइसेस देते हैं स्टेट में। और इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक था जहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आज पढ़ने हैं। तो देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जरूरी क्यों है, इस टॉपिक में पूरा यही बताया हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में 50 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। इंडिपेंडेंस जरूरी है, पहला तो इसलिए क्योंकि जुडिशरी क्या है, वॉच डॉग है डेमोक्रेसी की, और वो क्या करती है, वो पावर को बैलेंस करके रखती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। तो इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मेडिएटर की बात करें, एक तो वो मेडिएटर होती है तो वो एक्सेस पावर नहीं होने देती, इसलिए वो मेडिएटर
अंडर है। तो एक ये भी कारण है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है कि इंडियन पुलिस के पास पावर होती है डिटेंशन की, जिसमें वो एविडेंसेस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें अक्यूज का राइट्स बताया हुआ है कि हमारे इंडिया में अक्यूज के पास भी राइट्स हैं कि उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए, अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे इंडियन पुलिस को डिटेंशन के राइट होने के बावजूद भी कंट्रोल बना के रखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे इंडिया में क्या लोगों के पास पीसफुली गैदर होने के राइट्स होते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। अब अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा और जुडिशरी अगर डिपेंडेंट होगी गवर्नमेंट के ऊपर, तो जुडिशरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं दे पाएगी। इसलिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से मतलब गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे एक और बताया हुआ है कि जुडिशरी क्या है, गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें डिफरेंट राइट्स दे रखे हैं, उनकी गार्जियन कौन है, जुडिशरी है। तो इंडिपेंडेंस हमारी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन राइट्स का क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, प्रिजर्वेशन हो सके। एग्जाम्पल 21 राइट टू लाइफ जो है, ये हमें राइट देती है कि हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, हमारी लाइफ को कोई नहीं छीन सकता एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी टू मेंटेन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि स्टेट को भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को मानना होगा, स्टेट को भी लॉज को मानना होगा। तो वो ये हो गया हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि आज हमें पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं जजेस के इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। तो जजेस कैसे इंडिपेंडेंट हैं? सबसे पहले उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब जो उनका टाइम पीरियड है जज बनने का, उस टाइम पीरियड में वो सिक्योर रहते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंच जाते उनको उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता। ये याद रखने वाली चीज़ है कि हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर्स तक कोर्ट में जज रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 65 ईयर्स तक जज की पोजीशन पे रहते हैं। रिटायरमेंट एज उनकी मतलब 62 और 65 है। अब जजेस को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जब तक आप उनका मिसबिहेवियर उन्होंने जो किया है वो प्रूव कर दो और इनकैपेसिटी को प्रूव कर दो। सैलरी और अलाउंस की बात करें, क्योंकि उनकी सैलरीज भी जो है ना, उनकी सैलरीज भी लेजिस्लेशन में उनकी मतलब पार्लियामेंट में उनकी सैलरीज के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता और उनकी सैलरीज कॉन्सोलिडेटेड फंड्स में डिराइव होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि कितनी सैलरीज जजेस को जाएंगी। और इवन अगर कोई जुडिशल डिसीजन, हमारा ये 4th पॉइंट है कि अगर कोई जुडिशल कंडक्ट भी लिया है जजेस ने, तो उन जुडिशल डिसीजंस को पार्लियामेंट में डिस्कस करने का राइट नहीं है। ऑल्सो इवन अगर रिमूवल ऑफ जजेस की भी बात होगी तो रिमूवल ऑफ जजेस भी हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा एपेक्स बॉडी है तो उसका कंट्रोल हर जगह होता है, इसलिए भी हम उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमें लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में। अब रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी में ना मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसको देख के समझ के अच्छे से समझ में आएगा और हम अब आगे समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ सकता है। तो देखो, रोल ऑफ जुडिशरी की बात करें तो सबसे पहले रोल में हम देखेंगे एजुकेटर इंटरप्रेटर का रूल, कि जुडिशरी एक एजुकेटर इंटरप्रेटर की तरह काम करती है। फिर वो ओरिजिनल जुडिक्शन को फॉलो करती है अंडर आर्टिकल 131, रेट जुडिक्शन को अंडर आर्टिकल 32। अपीलेट जुडिक्शन में हम 4 तरीके के अपील्स के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे उनका सर्टिफाई होना जरूरी है। एंड एडवाइजरी जुडिक्शन हम देखेंगे 143 आर्टिकल में। और सुप्रीम कोर्ट को एज एन एक्टिविस्ट वो भी हम रोल देखने वाले हैं। तो ये जो है कुछ रोल्स हैं जुडिशरी के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इनको हम लाइन टू लाइन वाइज समझते हैं। सबसे पहला जो रोल है वो है एजुकेटर इंटरप्रेटर का, कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वहाँ जजेस हैं तो जजेस क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम जजेस का क्या काम होता है, लॉज को इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना, कैसे देखना कि मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर कोई केस में इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो उसको इंटरप्रेट करना। फर्स्ट रोल अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट रोल है हमारे सुप्रीम कोर्ट का एज एन ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब हो जाता है कि ऐसे जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा उन जुडिक्शन पे, उन केसेस पे और कोई बात नहीं कर सकता और कोई डिसीजन नहीं दे सकता। मतलब ऐसे डिसीजन जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही राइट्स हैं, जिनके ऊपर डिसीजन लेने के लिए ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कोई भी ऐसे डिसीजंस पे बात नहीं कर सकता, ऐसे केसेस से डील नहीं कर सकता। ओरिजिनल जुडिक्शन हमें आर्टिकल 131 में बताया गया है। अब ओरिजिनल जुडिक्शन होते कहाँ हैं, होते कैसे केसेस में है, ऐसे केसेस जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट या 2 स्टेट्स एक साथ हैं। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ कलकत्ता, ये एग्जाम्पल है ओनली,
हाइपोथेटिकल है, तो इमेजिनरी है, तो मैं आपको बस एक समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ कलकत्ता, तो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी स्टेट एक साइड पे और एक साइड पे दूसरी स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स, मतलब 3 स्टेट्स एक साथ और गवर्नमेंट एक स्टेट एक अलग, तो अगर इन चारों के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहा है तो भी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो भी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये जो तीन टाइप्स ऑफ सिनेरियोज आ गए, इसमें क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन फॉलो करता है हमारा कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा ऐसे केसेस पे और कोई डील नहीं कर सकता। देन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिट जुडिक्शन की बात करता है। रिट्स हम पढ़ के आए थे, स्पेशल टाइप के, एक तरीके से कह सकते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स होती हैं जो कि रिट्स होती हैं। इनमें ना हमें रिट्स में हमें ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती हैं। 5 फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स तो हमारे 6 हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 रिट्स की जाती हैं। हबीस कॉर्पस, मैंडेपस, सेरिटोरी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो अब देखो, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें देखो दे भी रखा है, देखो रिट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 हमें एक्सप्लेन किया गया है। और रिट जुडिक्शन में हबीस कॉर्पस, ठीक है, हमारे मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेरिटोरी। हबीस कॉर्पस का मतलब, हबीस कॉर्पस जो रिट है वो जब इशू करी जाती है जब किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन या अरेस्ट कर लिया हो। मैंडेमस किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसके काम बताने के लिए, उसकी ड्यूटीज़ को करने के लिए जब उसको ऑर्डर दिया जाए तो वो मैंडेमस होता है। प्रोहिबिशन सबऑर्डिनेट कोर्ट को किसी केसेस को डील ना करने के लिए जब ऑर्डर दिया जाए, जब ये बोला जाए, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे हाई कोर्ट को कि आप इस केस को डील नहीं करोगे, तो वो कौन सी रिट डाल के होगा? वो प्रोहिबिशन के थ्रू होगा। क्यो वारंटो डायरेक्टिव देना एक पर्सन को जो कि रॉन्गफुली ऑक्यूपाई ऑफिस को कर रहा है, मतलब वो लीगली ऑथराइज नहीं है किसी ऑफिस को होल्ड करने के लिए, बट फिर भी वो ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो क्यो वारंटो से उसको बोला जाता है कि वो सीट छोड़ दे, वैकेंट कर दे, छोड़ दे, खाली छोड़ दे। सेरिटोरी का मतलब होता है केसेस को, तो 2 रोल्स हो गए। पहला जो रोल हो गया वो ओरिजिनल जुडिक्शन का हो गया, जो कि अंडर आर्टिकल 131 एक्सप्लेन किया जाता है। फिर जुडिक्शन रोल होता है जो कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है। देन अपीलेट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन में अपील कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। कोई केस हम हाई कोर्ट में लेके गए, हाई कोर्ट के जजमेंट से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस केस को रीइंटरप्रेट करने के लिए। अपील कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे अगर कोई अपील है तो वो 132 आर्टिकल क्लॉज 1 में करी जाती है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने से पहले हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हाँ आप इस केस को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ, तब आप अपील कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे या सिविल केसेस पे या क्रिमिनल केसेस पे या किसी भी तरीके के केसेस पे अपील करने के लिए सबसे पहले हमें हाई कोर्ट से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। एक्सेप्ट 2 केसेस अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल लीव वाले में, उसके अलावा छोड़ के हमें हर केस में क्या होता है, हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। सिविल केसेस पे, सिविल केस को अगर सिविल केस है कोई और हमें सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी है तो आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल केसेस डील करे जाते हैं। अपील सिविल केसेस की डील करी जाती हैं। 134 आर्टिकल ए में हम हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। कोई भी केस सर्टिफिकेशन के बिना नहीं प्रोसीड होगा आगे। आर्टिकल 134 क्रिमिनल केसेस पे कोई प्रोसीडिंग है तो उस पर डील करती है। देन स्पेशल लीव में 136 आर्टिकल हमारा स्पेशल लीव के बारे में बात करता है। कोई भी ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जिसमें हम अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे कर सकते हैं, तो स्पेशल लीव टू अपील में ही हम विदाउट सर्टिफिकेट डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट से अपील मांग सकते हैं बिना सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट। ये जो है पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब एडवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी जुडिक्शन की बात करता है। इसी को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एडवाइस लेना होता है। प्रेसिडेंट कभी कभार सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो इस जुडिक्शन में आता है। अब प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा केस चल रहा है या कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसमें उनको एक एडवाइस की ज़रूरत है तो वो एडवाइस लेंगे अंडर आर्टिकल 143 फ्रॉम द कोर्ट। अब जो क्वेश्चन है वो मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है इंडिया में जिसमें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए जब वो एडवाइस लेंगे तो वो 143 आर्टिकल के अंडर ले सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा तभी, अगर पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड है तो जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने नहीं देंगे, बट अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तभी जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। दी केरला स्पेशल एजुकेशन बिल केस 1958 में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने को 1958 जो केरला बिल एजुकेशन बिल केस है, ये वाला जो केस है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है एडवाइजरी जुरिडिक्शन में। इसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रीडम है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है, मतलब क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है अपनी एडवाइस को देने के लिए, वो मना कर सकता है कि हमें तो एडवाइस नहीं देनी, और इसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उन्हें पूछना है, कौन से क्वेश्चन पे उनको एडवाइस लेनी है। और ये भी इस केस में ये भी कहा गया था कि एडवाइजरी जो जुरिडिक्शन है वो बाइंडिंग नहीं है क्योंकि वो आर्टिकल 141 के अंदर नहीं आता। बट री स्पेशल कोर्ट बिल 1979 वाले में ये कहा गया कि एडवाइसरी ओपिनियन बाइंडिंग है क्योंकि वो 143 के अंदर आता है, तो जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देंगे वो बाइंडिंग होंगे। तो केरला बिल एजुकेशन बिल केस में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ पे एक्सप्रेस ओपिनियन देने के लिए, जब उनको वो उनकी मर्जी होती है, बट उसके लिए भी उनको एक करेक्ट रीज़न देना होता है कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं अपना एडवाइस। फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन से क्वेश्चन पे उनको ओपिनियन लेना है, और एडवाइसरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं था इन केरला एजुकेशन बिल केस, बट री स्पेशल कोर्ट बिल में इस जो डिसीजन थे एडवाइसरी जुरिडिक्शन के जो डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे, ये कहा गया। देन एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिविस्ट, इसमें हम देखेंगे रोल सुप्रीम कोर्ट का एज एन एक्टिविस्ट कि कैसे जो जुडिशियल एक्टिविज्म हमने देखा कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटिनल क्यूवे प्रोटेक्ट के अनुसार चलता है, सेंटिनल क्यूवे को फॉलो करता है। सेंटिनल क्यूवे को फॉलो करने का मतलब है एक वॉचफुल गार्जियन की तरह काम करता है सुप्रीम कोर्ट, एंड क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। बट पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस आते थे ना, तो उसमें ये ज़रूरी होता था कि केसेस जिसके साथ कोई केस हुआ है वही केस को लेके प्रेजेंट करता था सुप्रीम कोर्ट में। बट जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म ने थर्ड पार्टी जनरेशन को, थर्ड पार्टी जो कल्चर था उसको एक्सपेंड कर दिया। बेसिकली क्या हुआ कि जैसे दो व्यक्ति के बीच में केस हुआ है और वो जो केस है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, बट ये केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि कोई भी कारण होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक कोई केस नहीं पहुंच पाया, तो कोई तीसरा पर्सन उन दो व्यक्ति के अगेंस्ट केस पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये था। तो इसमें पहले क्या था, सुओ मोटो एक्शंस चलते थे। सुओ मोटो एक्शंस मतलब अपने खुद से, और फिर उसके बाद सुओ मोटो एक्शंस को पहले लोकस स्टैंडाई को जो थे फॉलो करा जाता था। लोकस स्टैंडाई का मतलब था कि पार्टी के पास राइट है, जो पार्टी जिसकी जो केस के थ्रू हुई है, जिसके ऊपर कुछ केस चला है, तो उसने वो एग्रीव्ड है, उसको कुछ केस उसने देखा, तो वो ही पार्टी जब वो खुद अप्रोच करेगी सुप्रीम कोर्ट को, तब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। बट लेटर सुओ मोटो एक्शंस आए। सुओ मोटो एक्शंस इंपॉर्टेंट बन गए थे क्योंकि सुओ मोटो एक्शंस में ये था कि अगर वो दो पार्टीज नहीं आ पा रही हैं तो कोई थर्ड पार्टीज उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करके डिसीजन ले सकता है। इनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा गया। इनका बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव या हम कह सकते हैं अफर्मेटिव एक्शंस तरीके का ये काम करा, बहुत सही रहा ये हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, PIL इसको कहा जाता है। अब जो सबसे पहली PIL थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट आया, पहले तो हम लोकस स्टैंडाई को फॉलो करते थे, बट बाद में हमने सुओ मोटो एक्शंस को प्रमोट कर दिया। तो ये प्रमोशन हुआ। तो पहली PIL कौन सी थी? तो पहली PIL हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में हुई, जो कि 1979 में हुई। मदर ऑफ PIL अगर हम बात करें तो मदर ऑफ PIL है PN भगवती। PN भगवती ने जो तिहाड़ जेल वाला केस हुआ था, जिसमें जो लोग थे उनकी जो रिलीज़ की डेट थी उससे ज़्यादा देर के लिए रखा हुआ था, प्रिजनर्स को ट्रायल में बहुत दिनों के लिए रखा हुआ था। तो जस्टिस PN भगवती ने ये डिक्लेयर किया था कि राइट टू फ्ली, लीगल एड एंड एक्सपीडिशियस ट्रायल, एक्सपीडिशन मतलब स्पीडी ट्रायल करना चाहिए प्रिजनर्स का। तो उसमें अल्टीमेटली उनको रिलीज़ दिलवा दिया गया था। तो फ्री लीगल एड वाला प्रोविज़न भी अभी हम पढ़ेंगे, बट उसमें हम देखेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ या लीगल एंटाइटलमेंट्स ज़रूरी होती हैं। और इसमें यही देखा था हमने कि हुसैनरा खातून में PIL जो PN भगवती थी, उन्होंने तिहाड़ जेल के जो कैदी थे उनको स्पीडियल ट्रायल की बात करी थी, फ्री लीगल एड की बात करी थी। अब यहाँ पे हमें PIL के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। सबसे पहला नॉन एडवर्सरी लिटिगेशन होती है। नॉन एडवर्सरी लिटिगेशन का मतलब होता है पार्टी
का खुद प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ये ट्रेडिशनल लिटिगेशन से डिफरेंट होती हैं। PIL बेस्ड ऑन टीनेट्स ऑफ सिटीजन। टीनेट्स ऑफ सिटीजन मतलब टीनेट्स का मतलब होता है किराएदार, या हम कह सकते हैं लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड के बाद किराएदार जो रहते हैं वो टीनेंट्स होते हैं। तो टीनेंट्स की तरह काम करती हैं। टीनेंट्स का मतलब हो गया 2 केसेस हुए, 2 पर्सन के बीच में कोई केस हुआ, अब वो पर्सन नहीं अप्रोच कर पा रहे कोर्ट्स को, तो उनके अलावा कोई एज अ पर्सन टीनेंट की तरह उनके केस की पिटीशन करवा सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को। तो इसने थर्ड पार्टी को क्या करा, थर्ड पार्टी जो कॉन्सेप्ट था उसको बढ़ावा दिया। देन उसके बाद जो PIL है ये क्या है, वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर हमारे वॉयलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, बट PIL में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंकॉर्पोरेट किया गया क्योंकि ये वेलफेयर ओरिएंटेशन के लिए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट इनिशिएट करते हैं, ठीक है। फर्दर PIL स्ट्रेंथ होता है क्योंकि वो जुडिशरी के मॉनिटर और वॉचडॉग एजेंसी को बढ़ावा देता है और इसको इम्प्रूव करता है। यहाँ पे कुछ केसेस हैं, आप इनको एक बार पढ़ लो। इतना ये केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत कम पूछे गए हैं, पूछे ही नहीं गए मेरे ख्याल से आज तक। ओलियम गैस लीक केस इंपॉर्टेंट है, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं। ये श्रीराम फूड फर्टिलाइजर जो है इस केस में है, ये आप लॉ उसमें टॉट लॉ में भी पढ़ोगे। ये वाला जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फालतू में। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लीव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें यहाँ पे सुओ मोटो एक्शंस की बात करी थी और सुओ मोटो एक्शंस और थर्ड पार्टीज़ की बात करी थी। ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो देखो जो थर्ड पार्टीज़ थी वो पिटीशन फाइल करके जो दे सकती हैं। सुओ मोटो एक्शंस में कोर्ट को अगर खुद भी ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा कह सकते हैं टॉपिक चल रहा है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो कोर्ट अपने आप उस टॉपिक को ला के उस टॉपिक के ऊपर केसेस उस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन कर देती है। तो वो सुओ मोटो एक्शंस भी कहलाए जाते हैं। सुओ मोटो मतलब खुद की इनिशिएटिव से लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविस्ट रोल को और बढ़ाता है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें देखी। एक हमने देखा कि सबसे पहले लोकस स्टैंडाई चलता था, उसके बाद हमने क्या किया, लोकस स्टैंडाई के बाद हम सुओ मोटो एक्शंस पे आ गए। सुओ मोटो एक्शंस में उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पे एज एन एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में थर्ड पार्टीज़ की जो रोल था उसको बढ़ा दिया। हुसैनैरा खातून ने पहली बार PIL को लिस्ट किया। इतना आपका जानना इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अमिकस क्यूरी एंड प्रोविजन ऑफ लीगल एड। प्रोविजन ऑफ लीगल एड का मतलब है कि फ्रीली अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं, उनके पास इतना सोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो लॉयर्स को कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन पुअर सेक्शन का है जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 18,000 से भी कम है, तो या वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, तो वो अब वो नेचुरल कैलामिटी को फेस कर रहा है, तो वो इंटाइटल है कि उसको फ्री लीगल एड मिल सकती है। फ्री लीगल एड का मतलब है कि वो फ्रीली वो जाके उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं वो उनकी तरफ से केस लड़ते हैं। तो इसमें यही होता है, प्रोविजन ऑफ लीगल एड में यही है कि जो पर्सन गरीब है, अगर वो अपनी गरीब